नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास के क्लास नंबर 16 की बात करेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है और प्रत्येक क्लास में आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। तो चलिए, क्लास नंबर 16 में भी, इस क्लास में भी हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों को स्कोर क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक बंधु का, प्रत्येक गृहिणी भाई बहन का फीडबैक यहाँ पे शर्मान है, कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि जिस तरह से व्यक्ति जो है अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके निम्न का उदाहरण होगा। यानी कोई भी व्यक्ति है, हम और आप जब है अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करते हैं तो यह उसके निम्न का उदाहरण होगा। व्यक्तिगत अभिलक्षण का, संज्ञानात्मक अभिलक्षण का, भावपूर्ण अभिलक्षण का या शिक्षण अभिलक्षण का उदाहरण होगा। तो जब भी हम आप यानी व्यक्ति जो है मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है तो वह जो उदाहरण होता है वह संज्ञानात्मक अभिलक्षण का उदाहरण कहलाता है। यहाँ पर भी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरभ के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचता है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यानी एक बालक हो या बालिका हो, उसके पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं तो वह सोचती कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे होंगे। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। 4 बेहतरीन ऑप्शन हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? यानी बच्चा तो सेंसरी मोटर में तो हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चा ये पहचान ही नहीं सकता, इतना सोच ही नहीं सकता। तो बच्चा किस में हो सकता है? देखिए, औपचारिक में तो भी नहीं हो सकता, मूर्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्त में जो है संक्रिया समझने लगता है बच्चा थोड़ा बहुत, ठीक है। वह होगा बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, अर्थात 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा होगा और यह दृष्टिकोण आपके अवस्था में होगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, 11 महीने की बच्ची है और वह प्रत्येक सफ़ेद तरल वस्तु को दूध कहती है। यानी 11 माह की बच्ची है। अब आप समझ सकते 1 वर्ष की बच्ची नहीं, ठीक है। तो ये किस में आएगी? संवेदी प्रेरक अवस्था में, सेंसरी मोटर अवस्था की आ जाएगी, जीनी पियाजे जी की पहली अवस्था है। और इस अवस्था में क्या, उसको प्रत्येक सफ़ेद तरल जो होती है वस्तु दूध ही लगती है। रूही द्वारा अवधारणा विकास का प्रक्रिया कौन सी प्राकृतिक स्वभाव दिखाया गया? रूही कहाँ है? यहाँ पे एक अध्यापक अध्यापिका है, आप में से हो सकता है कोई रूही होंगी, ठीक है, या आप ही हैं जो इस अवधारणा को, विकास प्रक्रिया का कौन सा जो है प्राकृतिक स्वभाव दिखा रहे हैं? विश्लेषण का, अमूर्तीकरण का, सामान्यीकरण का या अनुभव का? देखिए, कोई भी 11 महीने की बच्ची है, प्रत्येक तरल जो पदार्थ उसको दूध दिखाई देता है, मतलब वो कहलाएगा सामान्यीकरण की बात करेंगे, सामान्य तौर पर हो जाएगा, क्योंकि इतनी बच्ची है समझ भी नहीं पाएगा, कोई बालक बालिका होगा 11 महीने का होगा तो, ठीक है। वह शब्द क्या होगा जिसका उपयोग पियाजे जी ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है, उन्हें कोई देख नहीं सकता? अदृश्य नकल, स्थानिक, दर्शनीय या मॉडल? एक बार प्रश्न को रिपीट करूंगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे जी ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं दर्शनीय नकल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा, ना ही मॉडल होगा, ना ही स्थानिक होगा, तो क्या हो जाएगा? अदृश्य नकल हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, पियाजे जी ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए कहा जिन्हें कोई नहीं देख सकता। भैया, जब कोई नहीं देख सकता मतलब अदृश्य नकल होगा, ठीक है। प्रश्न पर ही उत्तर हमें दे दिया गया था, बस समझने की ज़रूरत है, प्रत्येक प्रश्न को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाल विकास में साथियों 30 में 30 टारगेट सभी का होता है, लेकिन 25 प्लस भी अगर अंक आ गए तो यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती में बाल विकास CDP पेडागोजी होता है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण में कितने उपचरण होते हैं? देखिए, जीन पियाजे जी ने 4 चरण हैं। 4 चरण में पहला चरण जो होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक सेंसरी मोटर अवस्था कहलाती है, या संवेदी जनित गामक अवस्था की बात कर रहे हैं। इसमें साथियों उपचरण पूछा जा रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा, नया प्रश्न है। तो उपचरण कितने होते हैं? 7 होते हैं।
5 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। उपचरण की बात करेंगे। देखिए संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण की अगर बात करें तो 6 चरण होते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर एक पिक दिखाई देगी। इस पिक पे मैंने 6 चरण दे दिए गए हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं कौन कौन से सेंसरी मोटर चरण के उपचरण हैं। तो ये 6 आपके उपचरण हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि किसके दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल है। जीन पियाजे जी के दृष्टिकोण के अनुसार, एरिक एरिक्सन के अनुसार, जेरेमी ब्रूनर के अनुसार या सिगमंड फ्रायड के अनुसार। तो मेरे प्यारे मित्रों, जीन पियाजे जी के दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल है। ये किसके दृष्टिकोण से है? जीन पियाजे जी के दृष्टिकोण से हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? परिपक्वता के, सहज ज्ञान के, अधिगम के या इनमें से कोई नहीं? सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे मित्र, सभी भाई बहन, सभी गृहिणी का, सभी मित्रों का, सभी मेरे प्यारे मित्रों का, प्यारे प्यारे भाइयों बहनों का, सभी प्यारे मित्रों का वेलकम है। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। प्रत्येक टीटी फैमिली की बात करेंगे, प्रत्येक टीचर्स फैमिली की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका परिवार है दोस्तों। जब ये परिवार, हमें खुशी मिलती है कि हम इस परिवार के हिस्सा है, एक दूसरे से बातें चीतें हो पाती हैं, कुछ चीज़ें मैं शेयर कर पाता हूँ, उसमें आपके कमेंट आते हैं तो मुझे खुशहाली मिलती है कि मेरे भाई बहन कमेंट करते हैं, फीडबैक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? सभी जानते हैं, हम बात करेंगे सहज ज्ञान के द्वारा, क्योंकि शुरुआती की बात कर रहे हैं। तो जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? सहज ज्ञान के द्वारा निर्देशित होता है। देखिए कोई भी जब मेरे से थोड़ा बहुत गलती भी हो जाती है तो आप लोगों को फीडबैक करते हैं, आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग कमेंट के द्वारा यहाँ पर फीडबैक भी करते हैं, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप गलती करते हैं आपको कोई इंगित करने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं। गलतियाँ में जो सुधार करता है वही दोस्तों व्यक्ति कहलाता है, अच्छा व्यक्ति कहलाता है, अच्छा इंसान कहलाता है। जो आप सभी लोग अच्छे इंसान और अच्छे व्यक्ति हैं। प्रश्न है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया जो अंतर्निहित होती है, अनुकूलन के होती है, प्रेरक प्रेसी विकास की होती है, समस्या समाधान की बात कर रहे हैं या विचारात्मक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं? देखिए प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किसके अंतर्निहित हो जाएंगे? तो ये प्रेरक प्रेसी विकास के अंतर्निहित हो जाएंगे। 9वां प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे कोहल वर्ग के विकास की बात कर रहे हैं, कोहल वर्ग के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में इनमें से किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षणाएं प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है या उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में दोस्तों माना जा सकता है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए कि कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन जो है अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो कौन सा हो जाएगा? वह होगा सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करें, आज ही टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और अपने फेसबुक पेज हमारे TT फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर फेसबुक पेज पर ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे भी 5000 से लगभग यहाँ पे फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो डेली नोटिफिकेशन MCQ वगैरह वहाँ पे आप लोग भी कमेंट करते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई को उसकी पत्नी जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? यानी देखिए, चोरी करना तो पाप है, गलत है, लेकिन अगर वह दवाई की चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी क्या है, जान बचाने के लिए ज़रूरी भी था, और वह दवाई जान बचाने के लिए ज़रूरी थी। ठीक है,
तो ये कोहल वर्ग के अनुसार जो है वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि कोहल वर्ग के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। कोहल वर्ग के सिद्धांत को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। हम चाहे जीन पियाजे जी की बात करें, कोहल वर्ग की बात करें, वाइगोस्की की बात करें, ठीक है, ये सभी प्यारे मित्र यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें और आपको नहीं पता कौन सा प्रश्न आ जाए, कौन सा किस्मत की ताली है, और किस्मत के ताले ही कह सकते हैं कौन सा प्रश्न आ जाएगा। ये सारे प्रश्न इन्हीं में से आना है। तो इनमें से कौन सी लॉरेंसन कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? देखिए, प्रस्तावित कोहल वर्ग में मूल संक्रियात्मक अवस्था ये जीन पियाजे जी के है, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था ये भी नहीं होगी, ना ही आपका प्रशून्य अवस्था होगी। तो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की ही बात करेंगे। तो नैतिक विकास की एक अवस्था है, वह है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिक दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाती है। देखिए, प्रश्न को समझ लिया आपने तो 50% आंसर यहीं क्लियर हो जाता है। तो कोहल वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिक दंड के भय से नियंत्रित रहती है पूर्व नैतिक अवस्था कहलाती है। परंपरागत नैतिक स्तर की बात कर रहे हैं, आत्मस्वीकृत नैतिक अवस्था की बात कर रहे हैं, या नैतिक स्तर की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। कमेंट आ चुका है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, जिसमें बालक की नैतिक दंड को भय को नियंत्रित करती है वह पूर्व नैतिक अवस्था की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं होगा? किसकी बात कर रहे हैं? कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत और उनके विभिन्न स्तर की बात कर रहे हैं। तो कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं होगा? आत्म केंद्रित निर्णय हो गया, परस्पर एक रूप अभिमुखता की बात कर रहेंगे, व्यक्तित्व व विनिमय अभिमुखता की बात कर रहे हैं, सामाजिक अनुबंधन विदिष्ट अभिमुखता की बात कर रहे हैं। देखिए, सभी जानते हैं आत्म केंद्रित हो गया, परस्पर स्वरूप और सामाजिक अनुबंधन विदिष्ट अभिमुखता, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के सोपान के द्वारा प्रतिपादित है, लेकिन आपका व्यक्तित्व और विनिमय अभिमुखता आपका यह सोपान द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही गलत निर्णय लेता है? अवस्था पहला, अवस्था दूसरा, अवस्था तीसरा, अवस्था चौथा। देखिए, 4 अवस्थाएं सभी जानते हैं, कोहल वर्ग की बात करेंगे। इसमें आपकी दूसरी अवस्था जो है आपके कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत की, यह जो लोगों की आशा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही और गलत निर्णय लेता है। सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, आशीष ने विजय की डिस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी। मान लीजिए एक बालक आशीष है और एक विजय है, दोनों बालक हैं, लेकिन एक बालक दूसरे बालक की एक पेंसिल ले लेता है, ठीक है, लेकिन फिर वह उसी के पास रख देता है या उसी के डेस्क पर रख देता है, क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सज़ा मिलने का डर था। यानी उसे मालूम है कि चोरी करना पाप है, चोरी करने पर दंड और सज़ा मिलती है। तो कोहल वर्ग के किस स्तर को यह बताता है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, या हम बात कर रहे हैं आपके संक्रियात्मक स्तर की बात कर रहे हैं। देखिए, चारों बेहतरीन ऑप्शन है अपने आप में, और चारों के बेहतरीन ऑप्शन के साथ बात कर रहे हैं। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, देखिए, चोरी करने का जो दंड था उसको मालूम था, ये कहलाएगा पूर्व परंपरागत अवस्था। अब देखिए, कोहल वर्ग की जो पूर्व परंपरागत स्तर या इसे पूर्व नैतिक स्तर भी कहते हैं, ये 4 से 10 वर्ष की आपकी होती है अवस्था जो कहलाती है, ठीक है। इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचता है, नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दूसरे की बात करें, देखिए, पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर पर 2 चीज़ें ध्यान देना है, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता और आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा।
9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। देखिए कोई बच्चा 9 वर्ष का है तो इसकी नैतिक तर्कणा जो है किस पर आधारित होगी? 9 वर्ष का है मतलब बच्चा पूर्व परंपरागत पूर्व नैतिक स्तर पर ही आएगा। तो इस पर जो है उसकी नैतिक तर्कणा किस पर आधारित होगी? किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले कुछ लाभ मिलना चाहिए। यह हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं कि सही कार्य वह है जो व्यक्ति के द्वारा किए जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार में प्रभावित करता हो। देखिए प्यारे मित्रों, 9 वर्ष के बालक की नैतिक जो तर्कणा है वह आधारित होती है किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई के। क्योंकि 9 वर्ष का बालक बच्चा है तो यह पूर्व परंपरागत स्तर पर आएगा, पूर्व नैतिक स्तर पर आएगा जो 4 से 10 वर्ष है। और इस पर 2 चीज़ें हमने आपको बताया था, ठीक है। पनिशमेंट की बात करेंगे यानी कि दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता की बात करेंगे, और आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, ये 2 पॉइंट आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? देखिए लॉरेंसन कोहलवर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत में जो सबसे ज़्यादा आलोचना की जाती है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में दोस्तों क्या क्या चीज़ें की है। इन्होंने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों का अधिकृत रखा है। किसकी बात करेंगे? पुरुषों का नमूनों का यहाँ पे अधिकृत किया है, महिलाओं का नहीं किया है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है, आलोचना हमेशा की जाती है कि कोहलवर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों को नमूनों पर क्या है आधारित रखा है। 19वां प्रश्न क्या है दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा न्यारा सा प्रश्न है और सिलेक्शन वाला प्रश्न है। ध्यानपूर्वक प्रत्येक भाई बहन गृहिणी कमेंट कीजिएगा। कोहलवर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण सीखते हैं। तो कोहलवर्ग के अनुसार बच्चे किस विकास के चरण सीखते हैं? तो आपका जब भी कोहलवर्ग का जिक्र आएगा नैतिक विकास सर्वोपरि माना जाएगा। डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। साथियों, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें, मैं वह आपके लिए करूँगा। ठीक है, हमेशा होता है कि आप ये मेरा काम कर दीजिए, मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो ऐसे ही आपका तर्क है। ठीक है, तो ये बच्चा जो है कोहलवर्ग के नैतिक तर्कण की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? यानी मेरा काम आप करें, आपका काम मैं करूं, ये कहलाएगा दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। क्योंकि बालक के मन में आज्ञा पालन का जो भाव है दंड पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालकों को नैतिकता का ज्ञान होता है और बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है। और कोहलवर्ग का यह मानना भी है कि कोई बालक यदि स्वीकार व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना होता है। ठीक है, और आई होप इसलिए दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि आप लोगों की नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बंधु बनते हैं, ठीक है, तो आप एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा सीमित बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के हद विश्वासी हैं किस स्तर पर होंगे, यही आपको बताना है। ठीक है, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो ये कहला जाएगा दोस्तों आपके उत्तर परंपरागत, जो 13 वर्ष से ऊपर आपका माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। मतलब बात करें 2 पॉइंट इस पर ध्यान देना है, एक है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता और दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इसलिए हमारा जो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर पारंपरिक की बात करेंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोहलवर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? कि सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम की बात करते हैं,
विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, ना कि सामान्य प्रतिमान है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? साथियों, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरण का जो लक्षण है कि सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपके टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। अगला है कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। ध्यान दीजिएगा, आलोचना बहुत है आपके, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप अच्छाई है, अच्छाई के साथ बुराई अवश्य होती है। आलोचनाएं, अगर आप कोई अच्छी चीज़ है तो आलोचना होगी होगी दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप घर परिवार और रिलेशन में देखते होंगे, ठीक है, जितने भी बड़े महान हैं सबकी आलोचना होती है, ठीक है, और आलोचना से ही हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है कि कोहल वर्ग के बिना किसी अनुभूत मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है, या कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है, या कोहल वर्ग ने प्रस्ताव दिया है कि नैतिक तार्किकता जो है विकासात्मक है, या कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं को नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन यहाँ पे सर्वथा सही हो जाएगा, ठीक है। आलोचना क्या है कि नैतिक तर्कणा में जो है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व पुरुष एवं महिलाओं को दिया, पुरुषों को दिया है, महिलाओं को नहीं दिया है। तो पुरुष और महिलाओं को नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था जो है कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार वह अवस्था जिसमें कारकों द्वारा निर्धारित होती है वह कहलाती है पारंपरिक अवस्था, अर्थात परंपरागत नैतिक स्तर, जो 10 से लेकर 13 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें 2 पॉइंट ध्यान देना है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता की बात करेंगे, अच्छा लड़का या लड़की की बात करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? आपके भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से, या हम बात कर रहे हैं सामाजिक विकास से? तो कोहल वर्ग का जो दोस्तों विकास का सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों सभी को पता होगा, नैतिक विकास की बात करेंगे, ना संज्ञानात्मक होगा, ना ही भाषा होगा, ना ही सामाजिक होगा, बात करेंगे नैतिक विकास के सिद्धांतों की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? देखिए दोस्तों, बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, अब बच्चा क्या है, किस प्रकार का उत्तर दे रहा है? विशिष्ट उत्तर दे रहा है। तो कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु में जिस सोपान के अंतर्गत आएगा, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो एक किस सोपान के अंतर्गत आ जाएगा? 4 सोपान दिए गए हैं, ठीक है। यह आएगा अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन, जो हमने बताया अभी, ये किस पर आता है? परंपरागत नैतिक स्तर, जो लेके आपका 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था का होता है, ठीक है। अधिकार संरक्षण अभिमुखता की बात करेंगे और अच्छा लड़का लड़की, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शरीरी विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, या नैतिक विकास के चरण यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे? नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं, जो कि आपका विकास का चरण है पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर, जो कि 4 से लेकर 10 वर्ष तक की अवस्था का है, जिसमें दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, और दूसरा है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। दूसरा है आपका 10 से लेकर 13 वर्ष तक की, जो है परंपरागत नैतिक स्तर, इसमें अधिकार संरक्षण अभिमुखता की बात करेंगे और अच्छा लड़का या लड़की की बात करेंगे। तीसरा आपका पॉइंट आता है 13 वर्ष से आगे, जो उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल अवस्था कहलाती है। इस पर 2 पॉइंट आता है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता की बात करेंगे, और दूसरा आता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? देखिए, जोड़े का मिलान करना है कि दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है, किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। अच्छा लड़का या लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। या आप बात करेंगे कि नियम और आदेश अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांत को स्वयं को चुने जाते हैं।
तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अच्छा लड़का लड़की जो है, ठीक है, अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर जो है नैतिकता की अनुपस्थित को सही अर्थ में जो है सूचित करता है? स्तर तीसरा, स्तर चौथा, स्तर पहला या स्तर दूसरा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह स्तर जिसमें नैतिकता की अनुपस्थित को सही दर्शाता है वह स्तर पहला, ठीक है। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और 30 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सभी यहाँ पे चाहते हैं सिलेक्शन सर्वोपरि है, आपकी फैमिली सेफ हो, आपकी फैमिली अच्छे तरीके से वो जो अपॉर्चुनिटी है आपको मिल पाए। तो मैं जायसवाल सर आपसे भी इसी तरह प्रिपरेशन में हेल्प करता रहूँगा। और फ्री नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना है, टेलीग्राम फेसबुक पेज पर जरूर जुड़ें, और वहाँ पर भी इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, वहाँ पर भी नोट्स मटेरियल हमसे कोई नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा TT फैमिली से रिलेटेड। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।